नमस्कार। आज हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो आधुनिक भारत की एक बड़ी दिलचस्प और कह सकते हैं थोड़ी उलझी हुई तस्वीर दिखाते हैं। हम कुछ ऐसी हैरान करने वाली पहेलियों पर बात करेंगे जहां आंकड़े कुछ और कहते हैं और जमीनी हकीकत शायद कुछ और। शुरुआत करेंगे अर्थव्यवस्था से, जहां एक तरफ हमारा व्यापार घाटा रिकॉर्ड तोड़ रहा है तो दूसरी तरफ हमारे अपने खेतों में एक अजीब सा हिसाब किताब चल रहा है। मतलब एक अनाज जरूरत से ज्यादा है तो दूसरे की भारी कमी। फिर हम बात करेंगे खुशहाली की। ये कैसे हो सकता है कि दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होने के बावजूद खुशी के मामले में हम इतने पीछे हैं। और आखिर में हम जमीन पर उतर के देखेंगे कि विकास से जुड़ी नीतियों का असल में क्या असर हो रहा है। इसमें एक दर्दनाक खदान हादसे की कहानी भी है और एक ऐसे नए हाईवे की भी जो एक बेहद नाजुक इलाके से गुजरने वाला है। तो चलिए इसकी तह तक चलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अर्थव्यवस्था की। एक सोर्स के मुताबिक अक्टूबर में भारत का व्यापार घाटा 41 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। सोर्स इशारा कर रहा है कि इसकी एक बड़ी वजह अगस्त में अमेरिका की तरफ से लगाया गया 50% का टैरिफ है। लेकिन क्या कहानी सिर्फ इतनी ही है? बात अब हमारी कमजोरी भी साबित हो रही है। अच्छा। हाँ, जब अमेरिका ने टैरिफ लगाया तो अक्टूबर में वहां जाने वाले हमारे एक्सपोर्ट में सीधे सीधे 8% की गिरावट आ गई। और इसका सबसे बुरा असर पड़ा कपड़ा और रेडीमेड गारमेंट्स जैसे सेक्टर पर, जहां लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। जहां सबसे ज्यादा रोजगार है। बिल्कुल, वहां तो एक्सपोर्ट 13% से भी ज्यादा गिर गया। मतलब एक ही बाजार पर ज्यादा निर्भरता हमें जोखिम में डाल रही है। लेकिन सोर्स में एक और बड़ी अजीब बात का जिक्र है, आयात में उछाल का। खासकर सोने के आयात में वो लगभग 3 गुना हो गया। एक मिनट, ये बात कुछ समझ नहीं आई। अगर रुपया कमजोर हो रहा है तो बाहर से सामान मंगाना तो और महंगा हो जाना चाहिए, पर लोग इतना महंगा सोना 3 गुना ज्यादा क्यों खरीद रहे हैं? ये तो उल्टा हिसाब लग रहा है। बिल्कुल, और यही इस कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू है। ये सिर्फ कोई त्योहारों की वजह से हुई अस्थायी खरीदारी नहीं लगती। लेख का तर्क है कि ये एक गहरे संरचनात्मक बदलाव का संकेत है। संरचनात्मक बदलाव कैसा? हो ये रहा है कि टैरिफ और कमजोर रुपए के बावजूद कंपनियां शायद बाहर से सस्ता कच्चा माल या अधूरे बने सामान, जिन्हें इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं, वो मंगा रही हैं। ये इशारा करता है कि पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन में कुछ बदलाव हो रहा है और भारत उसमें एक नई जगह बना रहा है। लेकिन ये जगह हमें आर्थिक और कूटनीतिक दोनों तरह के नए खतरों के सामने भी खड़ा कर सकती है। तो ये तो हुई व्यापार की उल्टी कहानी। लेकिन ऐसा ही एक अजब गजब हिसाब किताब हमारे अपने खेतों में भी चल रहा है। एक दूसरा सोर्स इसे भारत की अनाज की गड़बड़ी कहता है। एक तरफ हमारे पास चावल के पहाड़ लगे हुए हैं, गोदाम भरे पड़े हैं, और दूसरी तरफ हम दालें और तिलहन यानी खाने का तेल बनाने वाले बीज बड़ी मात्रा में बाहर से मंगा रहे हैं। हाँ, आंकड़े तो यही बताते हैं। अक्टूबर 2025 तक का जो अनुमान है वो ये कि हमारे पास जितना चावल का स्टॉक होना चाहिए उससे दोगुने से भी ज्यादा होगा। दोगुने से भी ज्यादा। इसकी सीधी वजह है हमारी सरकारी खरीद नीतियां और न्यूनतम समर्थन मूल्य, एमएसपी। हाँ, एमएसपी। किसानों के लिए धान उगाना एक तरह का सुरक्षित दांव बन गया है, फसल बिकने की गारंटी जो है। और इस सुरक्षित दाव का नतीजा क्या हुआ? मतलब हम चावल तो इतना उगा रहे हैं, लेकिन दाल और तेल का क्या? नतीजा ये हुआ कि 2023-24 में हमने खाने के तेल के आयात पर 1.2 लाख करोड़ रुपए खर्च कर दिए। 1 लाख करोड़ से ज्यादा? जी, और दालों के आयात पर करीब 30,000 करोड़ रुपए। और कमाल की बात यह है कि हम दुनिया में दालों के सबसे बड़े उत्पादक भी हैं, इसके बावजूद हमें आयात करना पड़ रहा है। ये तो सच में वही बात हो गई कि घर में पानी की टंकी ओवरफ्लो हो रही है और हम पीने का पानी बोतल में खरीद रहे हैं। हाँ, कह सकते हैं ये एक क्लासिक विरोधाभास है। तो इसका हल क्या है? सोर्स कुछ समाधान सुझाता है, जैसे किसानों को दूसरी फसलें उगाने के लिए प्रोत्साहित करना या उन्हें एफपीओ यानी किसान उत्पादक संगठनों के जरिए सीधे बाजार से जोड़ना। लेकिन सवाल यह है कि जब समस्या इतनी साफ है और समाधान भी मौजूद हैं, तो ये अब तक हुआ क्यों नहीं? और यही सवाल नीतिगत जड़ता यानी पॉलिसी इनर्शिया की तरफ इशारा करता है। पूरा सिस्टम धान और गेहूं की खरीद के इर्द गिर्द बना हुआ है। इसे बदलने के लिए किसानों के मन से उस अनिश्चितता को दूर करना होगा जो नई फसल उगाने को लेकर होती है। लेख तो यहाँ तक कहता है कि हमें पूरी खरीद और वितरण प्रणाली पर ही नए सिरे से सोचने की जरूरत है, जिस पर सरकार की खाद्य सब्सिडी का सालाना खर्च लगभग 2 लाख करोड़ रुपए आता है।
ये जो जमीनी हकीकत और सरकारी नीतियों के बीच का फासला है, ये सिर्फ खेती में ही नहीं दिखता। एक और बड़ी हैरान करने वाली बात है, अर्थव्यवस्था तो रॉकेट की तरह बढ़ रही है, दुनिया में सबसे तेज। लेकिन जब लोगों से उनकी खुशी के बारे में पूछा जाता है तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में हम 118वें नंबर पर आते हैं। इन दोनों बातों का कोई मेल ही नहीं बैठता। इस पहेली को समझने के लिए सोर्स इसकी कार्यप्रणाली यानी मेथडोलॉजी की गहराई में जाता है। ये रैंकिंग गैलप वर्ल्ड पोल के सर्वे पर आधारित है और इसमें 6 पैमाने इस्तेमाल होते हैं, जैसे प्रति व्यक्ति जीडीपी, सामाजिक समर्थन, भ्रष्टाचार की धारणा और अपनी जिंदगी के फैसले लेने की आज़ादी। लेकिन कई विशेषज्ञ जिनका सोर्स में जिक्र है, वो ये तर्क देते हैं कि ये सारे पैमाने पश्चिमी व्यक्तिवादी सोच पर आधारित हैं। पश्चिमी सोच पर आधारित, इसका क्या मतलब हुआ? इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है वियर्ड, यानी वेस्टर्न, एजुकेटेड, इंडस्ट्रियलाइज्ड, रिच एंड डेमोक्रेटिक। वियर्ड, हाँ। मतलब ये पैमाने ऐसे समाजों को ध्यान में रख कर बनाए गए हैं, तो हो सकता है कि हम एक ऐसा चश्मा लगाकर भारत की खुशी नाप रहे हैं जो यहाँ के लिए बना ही नहीं है। एक विशेषज्ञ अंकिता शर्मा बताती हैं कि ये सर्वे भारत में खुशी के सामूहिक रूपों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देता है। सामूहिक रूप जैसे कि? जैसे हमारे यहाँ के त्योहार, लंगर और सामुदायिक रसोई या साथ बैठकर खाना खाने की परंपरा, ये सब हमारी सामाजिक खुशी का बहुत बड़ा हिस्सा है, लेकिन सर्वे के सवालों में ये कहीं नहीं आते। ये तो सही बात है। एक और विशेषज्ञ सुमन ढाका एक और दिलचस्प बात कहती हैं। उनका कहना है कि भारत जैसे जीवंत लोकतंत्र में लोग सरकार की कमियों को लेकर ज्यादा जागरूक और मुखर होते हैं, इसलिए हो सकता है कि वो सर्वे में कम संतुष्टि जताएं। अच्छा। हाँ, जबकि तानाशाही वाले देशों में लोग डर के मारे अपनी नाराजगी जाहिर ही नहीं करते और कागजों पर ज्यादा खुश दिखते हैं। वाह, ये तो बड़ी कमाल की बात है कि जो देश जितना लोकतांत्रिक होगा, वहां के लोग शायद सरकार से उतनी ज्यादा शिकायतें करेंगे और इसलिए कम खुश नजर आएंगे। सोच में एक और उदाहरण है, खोए हुए बटुए वाला। उसे संस्थागत भरोसे को नापने का एक तरीका बताया गया है। हाँ, सर्वे में पूछा जाता है कि अगर आपका बटुआ खो जाए तो क्या आपको लगता है कि कोई उसे लौटा देगा? ये सरकारी संस्थाओं जैसे पुलिस पर भरोसे को दिखाता है। हो सकता है भारत में इस पैमाने पर स्कोर कम हो, लेकिन सोर्स कहता है कि यहाँ पर स्थानीय, पारिवारिक और सामुदायिक स्तर पर भरोसा बहुत मजबूत है, जिसे ये सर्वे नहीं पकड़ पाता। तो मतलब असली विरोधाभास ये नहीं है कि भारतीय दुखी हैं, बल्कि ये है कि खुशी को ही एक ऐसे लेंस से देखा जा रहा है जो हमारी सांस्कृतिक हकीकत को नहीं समझता। बिल्कुल, और अब भारत के अंदर भी इस पे ध्यान दिया जा रहा है। सरकार अब खुद शासन आधारित कल्याण की बात कर रही है और मानसिक स्वास्थ्य के लिए टेलीमानस जैसी पहल इसी दिशा में एक कदम है। ध्यान अब सिर्फ आर्थिक विकास से हटकर लोगों की असल भलाई पर आ रहा है। चलिए अब इन बड़ी बड़ी बातों से जमीन पर उतरते हैं, जहां विकास और लोगों की जिंदगी के बीच का तनाव साफ साफ दिखता है। हमारे पास 2 ऐसी ही कहानियां हैं जो दिखाती हैं कि जब नीतियां जमीन पर उतरती हैं तो क्या होता है। पहली कहानी उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से है। सोनभद्र ये वो इलाका है जो देश को ऊर्जा देता है, संसाधनों से भरा है, लेकिन वहीं पर एक पत्थर की खदान धंस जाती है और कई जानें चली जाती हैं। सोर्स कहता है कि ये कोई अचानक हुआ हादसा नहीं, बल्कि एक गहरी संरचनात्मक समस्या का नतीजा है। इसका क्या मतलब है? विकास के सूचकांकों पर वो बहुत पीछे है। सोर्स बताता है कि वहां अवैध खनन आम बात है और सुरक्षा के नियमों को ताक पर रख दिया जाता है। मतलब नियम है पर माने नहीं जाते। बिल्कुल, समस्या नियम कानून की नहीं बल्कि उन्हें लागू करने की है। सोर्स में एक बहुत ही चौंकाने वाली बात लिखी है। वो कहते हैं कि खदानों में ब्लास्टिंग का डिजाइन वैज्ञानिक भूवैज्ञानिक अध्ययनों के बजाय अंगूठे के नियम यानी बस अंदाजे से होता है। क्या बस अंदाजे से? ये सुनने में इतना खतरनाक लगता है। हाँ, यही हकीकत है। हमारे पास IIT धनबाद जैसी विश्व स्तरीय संस्थाएं हैं जो माइनिंग इंजीनियरिंग सिखाती हैं, फिर भी जमीन पर ये हाल है। तो ये होता क्यों है? देखिए, ये सिर्फ ब्लास्टिंग डिजाइन की बात नहीं है। एक बहुत ही बुनियादी सुरक्षा तरीका होता है जिसे बेंचिंग कहते हैं। इसका मतलब है कि पहाड़ की ढलान में सीढ़ियों जैसी कटाई करना ताकि वो सीधे नीचे न गिरे। तो उसके मुताबिक अक्सर इसे भी नजरअंदाज कर दिया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा पत्थर निकाला जा सके। तो ये सीधे सीधे नियमन और प्रवर्तन की विफलता है। ज्ञान और तकनीक की कमी नहीं है, कमी है उसे जमीन पर लागू करने की राजनीतिक इच्छा शक्ति में।
ये जो तकनीक और नियमों को नज़रअंदाज करने की कहानी है, ये हमारे आखिरी सोर्स में एक अलग रूप में दिखती है। ये कहानी है जम्मू कश्मीर में प्रस्तावित एक नए हाईवे NH 701A के बारे में। कागज़ पर तो ये तरक्की और कनेक्टिविटी की निशानी है, दो दूर दराज के इलाकों को जोड़ने की बात है। लेकिन यहाँ भी कहानी संदर्भ में छिपी है। ये हाईवे एक ऐसे क्षेत्र से गुजरने वाला है जो पारिस्थितिक रूप से बेहद नाजुक है और जहाँ भूकंप का खतरा बहुत ज्यादा है। ये घने जंगलों, पानी के स्रोतों और गुज्जर और बकरवाल जैसे चरवाहा समुदायों के चरागाहों के बीच से निकलेगा, जिनकी जिंदगी इन्हीं पर निर्भर है। और सबसे बड़ी बात, सोर्स बताता है कि क्योंकि ये प्रोजेक्ट नियंत्रण रेखा LOC के 100 किलोमीटर के दायरे में है, इसलिए इसे पहले से पर्यावरण मंजूरी लेने से छूट मिली हुई है। तो क्या इसका मतलब यह है कि वो कोई भी नियम कानून ताक पे रख सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही इस सोर्स का सबसे जरूरी पॉइंट है। यह एक नियामक खामी, एक रेगुलेटरी लूपहोल जरूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारे सुरक्षा उपाय खत्म हो गए। छूट सिर्फ पहले मंजूरी लेने की प्रक्रिया से है, सारे सुरक्षा नियमों को नजरअंदाज करने की इजाजत नहीं है। अच्छा। जो मानक संचालन प्रक्रियाएं हैं, मतलब SOPs, उनके तहत अभी भी ढलान की स्थिरता, पानी के बहाव और आपदा प्रबंधन पर विस्तृत अध्ययन करना जरूरी है। तो क्या ये अध्ययन किए गए हैं? सोर्स का कहना है कि इस बात का कोई सार्वजनिक सबूत नहीं है कि इन्हें शुरू भी किया गया है, और इसीलिए वो इस प्रोजेक्ट को पर्यावरण शासन के लिए एक लिटमस टेस्ट कह रहे हैं। लिटमस टेस्ट? हाँ, ये एक ऐसा मामला है जहां विकास से होने वाले फायदों से कहीं ज्यादा नुकसान का अंदेशा है, नुकसान वहां के पर्यावरण का और वहां रहने वाले समुदायों का। तो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की बड़ी बड़ी बातों से लेकर एक अकेले हाईवे प्रोजेक्ट तक, ये सारे सोर्सेज एक ही पैटर्न की तरफ इशारा करते हैं, विरोधाभासों और गहरी जड़ों वाली चुनौतियों का पैटर्न। चाहे वो व्यापार नीति हो जो मौके भी बना रही है और खतरे भी, या खेती का सिस्टम जहां एक चीज जरूरत से ज्यादा है और दूसरी कम, या फिर ऐसा विकास जो उन्हीं लोगों और उसी पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है जिनकी सेवा करने का वो दावा करता है। इन सब में एक आम धागा यही दिखता है कि बड़े बड़े लक्ष्य जैसे आर्थिक विकास, खाद्य सुरक्षा या बुनियादी ढांचा, और उन्हें जमीन पर उतारने की हकीकत के बीच एक बहुत बड़ा फासला है। नियम कैसे लागू हो रहे हैं, स्थानीय संस्कृति का कितना ध्यान रखा जा रहा है, ये बातें उतनी ही जरूरी हैं, शायद उससे भी ज्यादा, जितना कि ये कि क्या किया जा रहा है। मतलब कैसे करना है, ये सवाल ज्यादा अहम हो गया है। हाँ, बिल्कुल। और आखिर में एक सवाल हमारे श्रोता के लिए भी है जिस पर सोचा जा सकता है। ये सोर्सेज ऊपर से नीचे की तरफ आने वाले सुधारों की बात करते हैं, जैसे सरकार खरीद नीतियां बदले या खनन के नियम सख्ती से लागू करें, लेकिन ये नीचे से ऊपर जाने वाले समाधानों की तरफ भी संकेत देते हैं, जैसे किसान उत्पादक संगठनों को मजबूत करना। तो सोचने वाली बात यह है कि भारत की इन जटिल राष्ट्रीय चुनौतियों से निपटने के लिए सबसे असरदार बदलाव की शुरुआत असल में कहां से होती है? बड़े नीतिगत फैसलों से या फिर स्थानीय और सामुदायिक स्तर की संस्थाओं को ताकतवर बनाने से?